राजा शूरसेन की बाहों को अपने हाथों में पकड़े हुए महारानी पद्मिनी उन्हें अपने रनिवास लेकर आ गई, जहां राजा शूरसेन को स्त्री रूप में बदला जाने वाला था। जहां एक और राजा शूरसेन जरा इस परिवर्तन को लेकर बेचैन थे, वहीं दूसरी ओर परम सौंदर्य की स्वामिनी रानी पद्मिनी का स्पर्श पाकर मन ही मन थोड़े उत्तेजित भी थे। वो सोच रहे थे कि क्या रानी पद्मिनी का उन्हें एक दिन के लिए स्त्री बनकर देखने का प्रस्ताव स्वीकार करना सही था। पर रानी के सौंदर्य के आगे मोहित राजा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी भानुमति उन दोनों के पास आई और महारानी पद्मिनी से बोली, महारानी जी, राजा शूरसेन के लिए श्रृंगार कक्ष अब तैयार है। सभी दासियों ने उनके लिए श्रृंगार कुंड तैयार कर लिया है। भानुमति की बात सुन महारानी पद्मिनी एक नवयौवना स्त्री की तरह खुशी से उछल पड़ी। इस वक्त वो महारानी नहीं बल्कि एक कम उम्र की स्त्री की भांति बर्ताव कर रही थी। वो तो इतनी खुश थी कि शूरसेन में अब एक सखी मिलने वाली थी। अच्छा भानुमति, अब तुम राजा शूरसेन के अतिथि सत्कार की तैयारियां करो, रानी पद्मिनी ने इशारे से भानुमति को कहा तो भानुमति अपनी रानी के ढास इशारे को समझकर मुस्कुराकर वहां से चल दी। महारानी पद्मिनी ने अपने स्तनों को एक बार अपने लज्जावस्त्र से ढका और राजा शूरसेन का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, आइए न राजन, आज मैं स्वयं आपका श्रृंगार करूंगी। आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। चलिए न। पद्मिनी की अलहड़ता में उनके स्तन बार बार राजा शूरसेन के तन से लग रहे थे और उनके अंदर के पौरुष को उकसा रहे थे, परंतु इस समय उन्हें शालीनता के साथ बर्ताव करना था। इस समय उनके पास एकांत भी तो न था जहां वो रानी पद्मिनी के साथ कुछ कर सके। जब महारानी पद्मिनी और राजा शूरसेन श्रृंगार कक्ष पहुंचे तो शूरसेन ने देखा कि वहां एक से एक सुंदर दासियां थी। उन्हें देखकर यह बताना मुश्किल था कि उनमें कौन वास्तव में स्त्री है और पुरुष। उस कक्ष में 2 कुंड भी जो जल से भरे हुए थे। महारानी पद्मिनी ने शूरसेन का हाथ पकड़ा और बोली, आइए राजन, मैं आपके वस्त्र उतार दूं। तत्पश्चात आप उसे छोटे कुंड में प्रवेश कर कुछ पल खुद को इस जल में नहलाए। शूरसेन कुछ समझ पाते उसके पहले ही रानी पद्मिनी उनके वस्त्र उतारने लगी और देखते ही देखते राजा शूरसेन पूरी तरह नग्न होकर रानी के सामने खड़े थे। एक मांसल बलिष्ठ नग्न पुरुष के अपने सामने होते हुए भी रानी पद्मिनी इस तरह व्यस्त थी जैसे कोई बड़ी बात न हो, परंतु इतनी सारी स्त्रियों के बीच शूरसेन के लिए नग्न अवस्था में होना सहज नहीं था। वो थोड़े चुप से हो गए थे और शर्मा रहे थे। अरे राजन, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? यहाँ तो हम सब केवल कोमलांगी स्त्रियां हैं। आपके जैसे वीर बलशाली पुरुष को भला हमसे क्या घबराना? रानी पद्मिनी हंसते हुए बोली और उन्हें एक छोटे जल कुंड में ले गई। राजा शूरसेन जब कुछ देर उसके जल में लेटे रहे तो थोड़ी देर पश्चात उनके शरीर के सारे बाल धीरे धीरे कर निकलने लगे। रानी पद्मिनी और अन्य दासियां अपने हाथों से शूरसेन के तन पर हाथ फेर कर उनके बाल साफ करने लगी। ऐसा होता देख शूरसेन थोड़े घबरा गए तो रानी पद्मिनी फिर हंस पड़ी। राजन, चिंता न करे, आपके बाल कुछ दिनों में एक बार फिर आ जाएंगे। आप इस कमला को देख रहे हैं न? ये कमला दासी के शरीर पर तो हर दूसरे दिन बाल आ जाते हैं, पर इस जड़ी बूटी युक्त पानी से नहाकर यह फिर से कोमलांगी बन जाती है। अच्छा, अब आप जरा अपनी त्वचा को स्वयं छूकर तो देखें, जाने कैसा लगता है आपको। रानी की बात मान शूरसेन ने जब बाल रहित अपनी जांघों और पैरों को छुआ तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी कोमल चिकने पैर उनके स्वयं के हैं। किसी स्त्री के पैरों की तरह कोमल पैर लग रहे थे उन्हें। चलिए अब आप दूसरे बड़े जलकुंड में आ जाए जहां हम सब मिलकर आपका श्रृंगार करेंगी, रानी पद्मिनी बोली। अब तक परिस्थिति राजा शूरसेन के हाथों से बाहर हो चुकी थी। अब उनके पास रानी की बात मानने के अलावा कोई दूसरा मार्ग न था
और वो चुपचाप उठकर दूसरे कुंड के जल में मग्न हो गए। अब कुंड के चारों ओर दासियां खड़ी थी जो शूरसेन के तन पर एक खास किस्म का सुगंधित लेप लगाने को तैयार थी। पर उन सबके पहले महारानी पद्मिनी चहकते हुए आगे बढ़ी और कुंड में लेटे हुए शूरसेन के विशाल सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, हाय, कितने बलशाली है राजन आप। आपकी इन मजबूत मांसपेशियों पर तो मैं खुद अपने हाथों से यह सुगंधित लेप लगाऊंगी। एक दासी के हाथ से लेप का पात्र लेकर शूरसेन के सीने पर लेप करने लगी। ऐसा करते वक्त महारानी के बड़े बड़े कोमल स्तन शूरसेन के चेहरे पर लग रहे थे। महारानी पद्मिनी अपनी दासियों के सामने भी शूरसेन की ओर अपने आकर्षण को छुपा नहीं रही थी और बिना लाज के ही उन्हें कामुक होकर छू रही थी। तभी उनकी दासियां जोर जोर खिलखिलाने लगी। क्यों री दासियों, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? रानी ने नटखट्टा से उनसे पूछा। तो दासियों ने रानी का ध्यान शूरसेन के खड़े हो चुके लिंग की ओर आकर्षित कराया। ओहो, तुम भी न बिल्कुल बच्चियों की तरह हरकते करती हो कमला, जरा वो लाल रंग का लेप लाना। जहां अपने खड़े तने हुए लिंग की वजह से शूरसेन शर्मसार हो रहे थे, वहीं महारानी पद्मिनी निसंकोच होकर उनके लिंग के पास पहुंचकर उसे अपने हाथों से उसकी लंबाई पर सहलाते हुए आहें भरने लगी। ओह राजन, आपका पौरुष तो सचमुच अत्यंत विशाल है। हाय, आपके पौरुष को देखकर यहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों के हृदय की गति बढ़ जाएगी। बड़ी ही भाग्यशाली स्त्रियां होंगी वो जिन्हें आपके इस पौरुष को अपने भीतर लेने का योग मिलता होगा। महारानी आहें भरते हुए राजा शूरसेन के लिंग को सहलाती रही और वह और जोरों से तनकर उठ खड़ा हुआ। ऐसा करते हुए महारानी के हाथों की चूड़ियां बहुत मधुर ध्वनि कर रही थी। एक क्षण को तो ऐसा लगा मानो महारानी पद्मिनी अपने होश खोकर शूरसेन के लिंग को अपने अधरों से चूम लेंगी। रानी पद्मिनी ने अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए अपने लंबे केश को एक ओर किया और शूरसेन के लिंग के पास झुक गई। एक बार फिर उसे अपने कोमल हाथों से उसे सहलाने लगी और राजा शूरसेन की ओर देखने लगी। शूरसेन तो इस वक्त बेहद उतावले हो चुके थे। तो मुस्कुराते हुए रानी पद्मिनी बोली, राजन, हम सभी स्त्रियों के बीच आपके इस आकर्षक पौरुष की इस समय आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यह लेप लगा रही हूँ। यह आपको ठंडक देगा और आपके तन मन को शांत करेगा। और फिर उस लेप के लगाने के बाद ही कुछ ठंडी जड़ी बूटियों के असर से उनका तना हुआ लिंग शिथिल हो गया। शूरसेन के लिए यह एक तरीके से ठीक ही हुआ था, क्योंकि इतनी सारी स्त्रियों के बीच वह अपनी कामुकता को रोक नहीं पा रहे थे। पर इससे पहले कि राजा शूरसेन चैन की सांस ले पाते, वो अपने अंदर कुछ परिवर्तन महसूस करने लगे। उनका मजबूत सीना जो मांसपेशियों की वजह से विशाल था, उसकी मांसपेशियां अब शिथिल पड़ने लगी थी और नर्म होने लगी थी। और देखते ही देखते वो इतनी कोमल, नर्म और ढीली पड़ गई थी कि उन्होंने बड़े बड़े स्तनों का आकार ले लिया था। महारानी पद्मिनी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इतनी देर में पहली बार शूरसेन ने कुछ शब्द कहे। वो अपने सीने पर स्तनों को देखकर घबरा गए थे। उनकी जगह कोई भी पुरुष इस बदलाव से घबरा जाता। पर रानी पद्मिनी मुस्कुराती रही और बेहद खुशी से उत्साहपूर्वक शूरसेन के स्तनों को छूते हुए बोली, राजन, आप इस तरह घबराएं, ये तो आपके स्त्री बनने की क्रिया मात्र है। यह मेरे लगाए हुए लेप का असर है कि आप अब इतने सुडौल कोमल स्तनों की मल्लिका है। यह असर केवल एक दिन के लिए है और कल सुबह तक आप अपने वापस विशाल सीने वाले रूप में आ जाएंगे। रानी ने जब शूरसेन के स्तनों को अपने कोमल हाथों से छुआ तो शूरसेन के अंग अंग में कुछ ऐसी चिंगारी उठी कि वो खुद शर्मा गए। ये कैसा स्त्रोचित व्यवहार कर रहे थे राजा शूरसेन? वो तो एक पुरुष है, तो फिर ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? उनका मन सवालों से घिर गया, परंतु वो रानी पद्मिनी के द्वारा उनके स्तनों के छूने पर मिलने वाले आनंद को अनदेखा नहीं कर पा रहे थे।
वो तो अच्छा हुआ कि रानी पद्मिनी रुक गई, अन्यथा शूरसेन उस आनंद में न जाने क्या कर जाते। अच्छा राजन, मेरी दासियां आपके रूप को निखारने के लिए कुछ और लेप लगाएंगी। आप चिंता न करें, यह हमारे वैद्यराज द्वारा बनाए हुए ढांस लेप है और इनका असर कुछ समय के लिए ही होता है, परंतु आप जब तक इसके असर में रहेंगे आपको आनंद ही आएगा। और रानी पद्मिनी हंसते हुए उठ खड़ी हुई और उनकी दासियों द्वारा लाई हुई साड़ियों में से एक साड़ी पसंद करने लगी जो राजा शूरसेन को पहनाई जाएगी। राजन, मुझे लगता है कि आप पर यह गुलाबी सुनहरी साड़ी इस सुनहरे फूल युक्ता लज्जावस्त्र के साथ बेहद सुंदर लगेगी। आपके सवर्ण रूप और सुंदर स्तनों पर बहुत अच्छी सजेगी यह। रानी ने शूरसेन से कहा तो राजा शूरसेन किसी स्त्री की भांति शर्मा गए और शर्म से उनके गाल लाल हो गए। और फिर दासियों द्वारा लगाए हुए लेप के असर से राजा शूरसेन का तन एक स्त्री के तन में बदल गया था। उनके कुल्हे बेहद बड़े और नर्म हो गए थे जो किसी भी पुरुष को उकसा सकते थे। उनके स्तन बेहद सुंदर हो गए थे और पूरे तन की त्वचा बेहद कोमल। उनके लंबे केश भी अब किसी सुंदरी के सामान सीधे और रेशमी हो गए थे। उनके छोटे से हो चुके लिंग के अलावा अब शूरसेन में पुरुष होने के कोई लक्षण न बचे थे। अब दासियों ने उनके पूरे तन को पोंछकर साफ किया और फिर उनका श्रृंगार करना शुरू किया। कोई दासी उनके नखों को रंग रही थी तो कोई उनके तन पर साड़ी लपेट रही थी। कोई दासी उनके केश की सज्जा कर रही थी तो कोई उनके चेहरे को और आकर्षक बना रही थी। बड़े बड़े स्तनों पर लज्जावस्त्र पहने शूरसेन के तन पर जब साड़ी पहना दी गई तो वह भी एक अप्रतिम सौंदर्य वाली सुंदरी लगने लगे थे। उन्हें अभी भी आभूषण पहनाए जाने बाकी थे कि तभी रानी पद्मिनी ने कहा, हाय, देखो तो मेरी सखी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे इसे। और रानी ने शूरसेन के सुंदर तन पर हाथ फेरकर उन्हें जी भर कर निहारा। परंतु रानी पद्मिनी जी, आपकी इस सखी का नाम तो बताएं हमें। ऐसी सुंदरी का नाम शूरसेन तो नहीं हो सकता, एक दासी ने हंसते हुए पूछा। सच कहती हो दासी, मेरी सखी का नाम होगा संयुक्ता। रानी पद्मिनी ने लजाती हुई शूरसेन यानी संयुक्ता के चेहरे पर प्रेमपूर्वक हाथ रखते हुए कहा और संयुक्ता के हाथों में भारी भारी स्वर्ण के कंगन पहनाने लगी। मेरी सखी के श्रृंगार में कोई कमी न होने पाए, यही सोच रही थी रानी पद्मिनी। और फिर शीघ्र ही संयुक्ता अपने दिव्य रूप में तैयार थी। हाय, शर्म के मारे उनकी नजरें झुकी हुई थी। और जब रानी पद्मिनी ने उन्हें खुद को आईने में देखने को कहा तो खुद के रूप को देखकर संयुक्ता यकीन न कर पाई। और फिर न जाने क्यों शर्म के मारे महारानी पद्मिनी के सीने से लिपट गई। अब तक संयुक्ता को पता न था कि एक स्त्री रूप में किसी और स्त्री से गले कैसे लगते हैं, शायद इसलिए दोनों के स्तन बेहद जोरों से दब गए और सहसा ही संयुक्ता के स्त्री तन में एक लहर सी उठ गई। ओह, कितना आनंददायक है यह सब। मैंने तो कभी सोचा न था कि स्त्री बनना इतना लुभावन होगा। संयुक्ता यानी राजा शूरसेन अब मन ही मन एक स्त्री की भांति सोचने लगी थी। आओ संयुक्ता, हम दोनों अब जरा अपने कक्ष में चले जहां हम दोनों के पास एकांत होगा। और रानी पद्मिनी ने अपने हाथ में संयुक्ता का हाथ लेकर चलने लगी। यह संयुक्ता के स्त्री रूप में पहले कदम होंगे। चलने पर पैरों पर पायल की छमछम और हाथों के कंगन की मधुर ध्वनि और उनकी नाजुक हो चुकी कमर के नीचे विशाल नितंब पर उनकी रगड़ती हुई रेशमी साड़ी, यह सब अनुभव बेहद प्यारा और उत्साहित करने वाला था। अब तो उनके स्तन पर कसे हुए लज्जावस्त्र के होते हुए भी चलने पर उनके बड़े बड़े भारी स्तन हिल रहे थे। हर एक कदम संयुक्ता को उतावला कर रहा था। उन्हें देखकर रानी पद्मिनी और सभी दासियां मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आखिर वे सभी जानती थी कि पहली बार कोई पुरुष इस रूप में चलता है तो उनके तन में क्या क्या होता है, और यह सब वो कोई पहली बार नहीं देख रही थी। जब पद्मिनी और संयुक्ता अपने कक्ष में एकांत में
आ गई तो रानी पद्मिनी ने संयुक्ता के अधरों को छुआ और अपने अधरों से उसे प्यार से चूम लिया तो संयुक्ता उसके अपने तन में होने वाले असर को आंखें बंद कर महसूस कर उतावली होने लगी। उसे मानो विश्वास न हो रहा था कि यह सब सच है। और फिर रानी पद्मिनी ने संयुक्ता के स्तनों को अपने हाथों से छुआ और फिर कहा, मेरी सुंदरी सखी संयुक्ता, अब कहो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि किसी व्यक्ति का खुद को सुंदर महसूस करना, अपने रूप को उभारना अधर्म है? क्या यह अधिकार सिर्फ स्त्रियों तक रहना उचित है? क्या पुरुष खुद को सुंदर नहीं महसूस कर सकते? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरे राज्य में जो हो रहा है वह अधर्म है? रानी पद्मिनी की आवाज में यकायक ही एक गंभीरता थी। संयुक्ता तो अभी केवल अपने रूप का आनंद लेना चाहती थी, पर पद्मिनी के इस प्रश्न ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्षमा चाहती हूँ महारानी, पर मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी। सचमुच मैंने कभी सोचा भी न था कि एक स्त्री का रूप लेकर मैं इतना आनंदित महसूस करूंगी। अपने आप को इतनी रूपवती देखकर मेरे स्तनों पर सिर्फ और सिर्फ प्यार भर आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी सेना को युद्ध में लगाकर मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी, जबकि मुझे तो अपनी प्रजा से प्यार करना चाहिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए कार्यरत रहना चाहिए। एक स्त्री बनकर जैसे मेरा हृदय विशाल हो गया है और मैं सभी की तकलीफों को दूर करना चाहती हूँ। मेरा यह स्त्री रूप में अनुभव बेहद छोटा है, परंतु मुझे यकीन हो गया है कि आगे भी मैं अपनी प्रजा की सेवा राजा शूरसेन बनकर करने की अपेक्षा रानी संयुक्ता बनकर करना चाहूंगी। रानी संयुक्ता की बात सुनकर महारानी पद्मिनी लूशी से फूली न समाई और उन्होंने संयुक्ता को गले लगाकर एक बार फिर चूम लिया। दो परम सौंदर्य वाली स्त्रियां एक दूसरे को गले लगाए बेहद कामुक लग रही थी। पर इस समय महारानी पद्मिनी के मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। मुझे बेहद खुशी है रानी संयुक्ता कि अब तुम्हारा विचार बदल गया है, परंतु तुम्हें पता है कि तुमने मेरे राज्य की सीमा में अपनी सेना को आक्रमण के लिए लाकर उद्दंडता की है। पद्मिनी बोली, मैं क्षमा चाहती हूँ महारानी। मैं अपनी सेना को लेकर तुरंत आपकी सीमा से दूर चली जाऊंगी। संयुक्ता ने कहा, रानी संयुक्ता, तुम्हारे विचार तो अच्छे हैं, परंतु तुम्हारी इस उद्दंडता का परिणाम तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। तुमने कुछ देर पहले देखा था कि मैंने भानुमति से कुछ तैयारी करने को कहा था। भानुमति मेरी दासी नहीं, अपितु मेरी सेनापति उद्यभानु है, और इस समय वह हमारी चतुरंगिनी सेना को लेकर तुम्हारी सेना को चारों ओर से घेर कर तैयार है। तुम्हारी उद्दंडता के परिणाम स्वरूप आज तुम्हारी सेना अपने प्राण न्यौछावर करने वाली है। मेरे एक इशारे से मेरी सेना उन पर टूट पड़ेगी। तुम्हारी सेना अब भयभीत खड़ी है। रानी संयुक्ता, पद्मिनी ने अपने सीने को उठाकर कहा, महारानी जी, आप ऐसा क्यों कर रही है? आप मेरी सेना को क्षमा करें। मेरी गलती के लिए मुझे आप जो भी सजा देंगी मैं स्वीकार करती हूँ। रानी संयुक्ता रोते बिलखते हुए कहने लगी, संयुक्ता, मुझे तुम्हारी सेना या तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर यदि गलती का प्रायश्चित न हो तो व्यक्ति कभी सीखता नहीं है। यदि तुमने अपना मन न बदला होता तो तुम मेरे राज्य पर आक्रमण करती और मुझे अपनी दासी बना लेती। क्या यह सच नहीं है? इसलिए तुम्हें इसकी सजा पानी ही होगी। पर एक उपाय है मेरे पास जिससे तुम्हारी सेना जीवित बच सकती है, पद्मिनी ने कहा। संयुक्ता उनके चरणों पर गिरकर बोली, आप मुझे जो भी सजा दे मैं स्वीकार करूंगी। आप मेरी सेना को जीवित छोड़ दे। इस समय मैं उनकी माँ की भांति अनुभव कर रही हूँ और अपनी संतानों के जीवन के लिए मैं कुछ भी करूंगी महारानी। तो ठीक है, आज से तुम्हारे राज्य का हमारे राज्य में विलय होगा और तुम आज से हमारी रानी, हमारी पत्नी बनकर रहोगी। इसके बदले में अब युद्ध नहीं होगा, रानी पद्मिनी ने कहा। मगर महारानी, मैं खुद विवाहित हूँ और मेरी भी 3 पत्नियां हैं।
मैं आपकी रानी कैसे बन सकती हूँ? रानी संयुक्ता रोते हुए कहने लगी। संयुक्ता, तुम्हारी तीनों पत्नियां हमारे रनिवास में रानियों की तरह हमारी सखी बनकर रहेंगी। क्योंकि तुमने उनसे विवाह किया है, इसलिए तुम्हें अपना पति धर्म भी निर्वाह करना होगा। एक सप्ताह में 6 दिन तुम अपनी रानियों की पति रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगी, परंतु सप्ताह में एक दिवस तुम्हें मेरी रानी, मेरी पत्नी बनकर रहना होगा। रानी पद्मिनी ने बड़ी दृढ़ता के साथ संयुक्ता से कहा। रानी संयुक्ता के पास अब और कोई उपाय न बचा था। उसे अब महारानी पद्मिनी की पत्नी बनना ही होगा। और इस मजबूरी में संयुक्ता ने सर झुकाकर पद्मिनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। संयुक्ता की हाँ सुनते ही महारानी पद्मिनी ने खुशी से संयुक्ता की बाहों को पकड़कर उठाकर अपने गले लगाया और फिर अपनी कमर से एक मंगलसूत्र निकालकर संयुक्ता के गले में पहनाते हुए बोली, मैं गंधर्वों को साक्षी मानते हुए यह मंगलसूत्र तुम्हें पहनाते हुए अपनी पत्नी स्वीकार करती हूँ। रानी संयुक्ता ने अब अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। अपने चेहरे की उदासी को छिपाते हुए वो मुस्कुराते हुए रानी पद्मिनी के सीने से लग गई। आज से संयुक्ता की पत्नी बनने की शुरुआत थी। महारानी पद्मिनी ने संयुक्ता के स्तनों को मसलते हुए अपने शैया पर ले गई और अपनी पत्नी अपनी रानी संयुक्ता को संकेत किया कि वह अब वो करे जो एक पत्नी करती है। महारानी पद्मिनी ने संयुक्ता की आसानी के लिए अपनी साड़ी उठा ली, जिसके नीचे उनका पुरुष लिंग तन कर खड़ा हुआ था। रानी संयुक्ता ने उस लिंग को अपने हाथों से छुआ और सहलाया और फिर अपने स्तनों के बीच उस लिंग को दबाकर और उकसाने लगी। और जब वह लिंग पूरी तरह उत्तेजित हो गया था, तब रानी संयुक्ता ने उसे अपने होंठों के बीच ले लिया और अपनी जीभ से उसे चूसने लगी। आंखों में 2 अश्रुओं के साथ ऐसा करते हुए संयुक्ता के पत्नी के रूप में जीवन की शुरुआत भी हो गई थी, परंतु साथ ही साथ न जाने क्यों ऐसा करते हुए उसे आनंद भी आ रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।